अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज की मार्केट एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करते चले। 46,331 पे मार्केट आज क्लोज हुई, तकरीबन 155 पॉइंट्स की इंडेक्स में कमी। 352 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 157 पॉजिटिव, 215 नेगेटिव और 20 कंपनीज अनचेंज थी। 379 मिलियन 379 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। रिलेटिवली हम देखते हैं कि एक बेहतर डिसेंट वॉल्यूम जो है वो आज देखा गया, और इनकी मालियत जो है वो कि कम रही, तकरीबन 12 अरब रुपए के रही के करीब रही। इसका मतलब है कि 12 अरब रुपए मालियत के 379 मिलियन शेयर्स जो है वो आज ट्रेड हुए। दूसरी जानिब चलते हैं KHI स्टॉक्स, और जहां पे हम जानेंगे कि ब्रिंडेक्स 100 जो कि ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आपकी मार्केट के हवाले से, उसकी क्या कारकर्दगी रही। 5044.80 पॉइंट्स के ऊपर ब्रिंडेक्स 100 आज क्लोज हुआ। 21.66 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई, जबकि 283 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए ब्रिंडेक्स 100 में। और अब बढ़ेंगे आज की अहम कारोबारी खबरों की जानिब। सबसे पहले आपको बताएं कि रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम से पाकिस्तान की माली मुश्किलात और बैरूनी अदायगियों पर दबाव में कमी होगी। बैरून मुल्क असासे जाहिर करके रकम आने से न सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा, बल्कि टैक्स टू GDP में भी 1% तक इजाफा मुमकिन होगा। उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक ऑफ चाइना पाकिस्तान की ब्रांच को इजाजत दे दी है कि वो चीनी युआन की मुकामी सेटलमेंट और क्लियरेंस का सेटअप कायम करे। बैंक ऑफ चाइना पाकिस्तान में काम करने वाले बैंकों के चीनी करेंसी युआन में अकाउंट्स खोल सकता है, ताकि युआन पर मबनी तरसीलात समेत दीगर लेन देन में सहूलत दी जा सके। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें घरेलू और सनती शोबे को गैस की बेहतर फराहमी के लिए सुई सदर्न को LPG एयर मिक्स के मंसूबे बढ़ाने की हिदायत कर दी। सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी देने का पैकेज बनाने के लिए भी कमेटी कायम की गई है, जबकि वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री के रिटायर्ड मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 30 करोड़ की मंजूरी भी दे दी है। और अब जिक्र करेंगे उस अमनो अमान का, जिसने पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बहाल की, और एक जो इंडिकेटर देखा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हवाले से, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, जिसके ऊपर बड़े जो है तामीराती शोबे पे बहुत तेजी आई, इसमें बड़े मजबूत असरात जो है इसमें पड़े। और कराची में हम जानते हैं कि सैकड़ों रिहायशी और कमर्शियल मंसूबे जो है इस वक्त शुरू हैं। बहरहाल कुछ अवाम खाइफ है और कुछ इस इंडस्ट्री के लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है डॉक्टर तलहा फारूकी को। आप आबाद के मेंबर हैं, मेंबर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और इस मार्केट में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलहा हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पिछले 2 साल में जो बेहतर हुआ, तो कराची में कितने नए कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट्स जो हैं शुरू किए गए। बहुत शुक्रिया इमरान, इस मौजू पे बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। पिछले 5 सालों में कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होना शुरू हुई 2013 के बाद से, ख़ास तौर से कराची के वो इलाके जिसको गुलशन मेमार, स्कीम 33, सुरजानी टाउन, सफूरा का इलाका, इन तमाम जगहों पर 2008, 9, 10, 11, 12 में वो हाल था कि लोग अपनी ज़मीनों पर जाते हुए घबराते थे। जिनके ऑफिसेस थे वो बंद हो गए थे, कोई वाक़या होता था तो वहाँ ऑफिसेस पर आग लगा दी जाती थी। और मज़े की बात यह है कि लोकल इलाके की जो पुलिस है वो उन कब्ज़ा करने वाले और झगड़ा करने वाले लोगों के साथ होती थी। किसी की कहीं सुनवाई नहीं थी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो कोई इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे वो किसी किस्म की कोई ये सुपरमार्केट टाइप की कोई जगह हो, किसी की सुनवाई नहीं थी। प्रॉपर्टी के रेट्स वहाँ पर इतने कम हो गए थे कि मुफ्त के भाव ज़मीन मिलती थी। जो 3-4 लाख रुपए का प्लॉट रह गया था 120 गज का, आज वो 50 लाख रुपए का हो गया 5 सालों में।
गुलशन मेमार में बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, मेमार कंपनी का प्रोजेक्ट बन रहा था, वो तमाम बंद हो गए थे, जो अब दोबारा 2016 में आके स्टार्ट हुए हैं। यानी 2016 से ऑनवर्ड हम समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इन टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो जबरदस्त किस्म के बूम पे है, इस वक्त देखी जा रही है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में भी आ रही है? पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान से जो पैसा निकल के इन्वेस्टर्स का, कारोबारी लोगों का दुबई जाके वहाँ की प्रॉपर्टीज़ बाई की जाती थी, और जिसकी वजह से दुबई में प्रॉपर्टी के एक जिम्मेदार पाकिस्तान का पैसा भी था। ईरान और इंडिया के बाद पाकिस्तान का नंबर था, यहाँ से पैसे इतने वहाँ ट्रांसफ़र हुए। पिछले 3 सालों में वही सारा पैसा पाकिस्तान में वापस आ रहा है। दुबई में प्रॉपर्टी बेचना आज बहुत मुश्किल हो गया है। इवन JBR जैसे इलाके में, मरीना के इलाके में, जहाँ पे ऐसा होता था कि आप अपार्टमेंट बेचने का सोचें और कल बिक जाता था, वहाँ अभी 6-6, 8-8 महीने भी अपार्टमेंट नहीं बिकता। जो 2 मिलियन का अपार्टमेंट था वो इस वक्त वहाँ 12 लाख में ट्रेड हो रहा है, उसमें भी सेल मुश्किल है। हालांकि दुबई दुनिया का इस वक्त सबसे डेवलप शहर है, उसके बावजूद वहाँ ये हाल है। कराची में पूरे शहर में, चाहे आप डिफेंस कह लीजिए, शहीद मिल्लत, PCHS का इलाका समझ लें, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, हर जगह पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी के प्राइसेस में 3 से 5 गुना का फ़र्क आया है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क आया है स्कीम 33 में, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो प्राइसेस थी वो 50% से भी ड्रॉप हो गई थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। वो गैप फिल हुआ और हालात बेहतर होने की वजह से, गैप फिल होने की वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्राइसेस बढ़ी हैं। गुलशन मेमार में 5 लाख रुपए का प्लॉट था 120 गज का Q और R सेक्टर में, जो कि 2006 में 20 लाख रुपए का था, 2012 में वो 5 लाख रुपए का था, आज वो 40 से 45 लाख रुपए का है। अच्छा, अब ये प्राइसेस तो बढ़ी यकीनी तौर से, लेकिन पाकिस्तान का बिलखुसूस कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो निस्फ कराची की आबादी के बारे में कहा जाता है वो कच्ची आबादियों में या अपने घर की छत से महरूम है। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम वगैरह शुरू की जाएगी। आबाद आपकी एसोसिएशन जिसके आप मेंबर है, वो भी इसके ऊपर काफी उसने काम करने की कोशिश की। क्या प्रेजेंट स्टेटस है? कितनी ज़रा के कमर्शियल एक्टिविटी से बढ़ के जरा कुछ आवाम के लिए अगर करना चाहें तो ये चीज कहाँ, किस स्टेज पे है? कराची में इस वक्त तकरीबन 52% कराची कच्ची आबादी पे मुश्तमिल है। तमाम कच्ची आबादियाँ वो हैं जो अरबों रुपए की ज़मीनों पर बनी हुई हैं, जिसमें से मेजॉरिटी गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं। और जब वो कच्ची आबादी बनाई जाती है, डेवलप होना शुरू होती है, तो उस वक्त जितने भी अरबाब इख्तियार हैं वो कोई भी उस पर तवज्जो नहीं देते। बाज़ औक़ात 20% आप समझ लीजिए जो प्राइवेट लोगों की जगह होंगे जिन पे कब्ज़े हैं, वो लोग कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट्स में टाइम लग जाता है, लेकिन कच्ची आबादी फ़ौरन डेवलप हो जाती है। वहाँ बिजली, पानी, गैस, रोड नेटवर्क, सीवरेज के नेटवर्क वो तमाम फ़ौरन प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से लोगों को वोट मिलते हैं जो हमारे पॉलिटिकल बड़े अकाबिरीन हैं, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों। इसकी वजह से अब आप हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और आज भी इस मौजू को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तला फारूकी, मेंबर आबाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं इस वक्त इंक्रोचमेंट के खिलाफ, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कराची आपका जो है वो चाइना कटिंग के ऊपर बना हुआ है। ये कुछ बिल्डर्स ने, इंडिविजुअल बिल्डर्स ने कितना खराब किया इस ट्रेड को, कितना लोगों में क्योस फैलाया है। जी बिल्कुल, कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, जहाँ पार्क्स के प्लॉटों पे चाइना कटिंग हुई है। वो रुकनी भी चाहिए थी, ख़त्म भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वहाँ लोग रह रहे हैं। गवर्नमेंट को इसका ऐसा कोई निज़ाम बनाना चाहिए कि इंक्रोचमेंट और चाइना कटिंग टाइप की कोई भी एक्टिविटी शहर में ना हो, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है आसपास आबादी का भी, सरकार का भी, क्योंकि वो सारे इलाके भी ख़राब हो जाते हैं। बिजली, पानी, गैस, वहाँ पर तीनों चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन उनके बिल्स नहीं पे होते। इनको प्रॉपर नेटवर्क में लाना चाहिए। उन कच्ची आबादियों की जगह कमर्शियल बिल्डिंग्स बननी चाहिए और
उसमें अब जो हो चुका मेरे तरफ से ये सजेशन है कि उनको फ्री में अपार्टमेंट कोई छोटे साइज़ का दे दिया जाए और बाकी कमर्शियल, मिसाल है कहीं 50 एकड़ ज़मीन पे कब्जा है, 10 एकड़ पे अपार्टमेंट बना के उन काबिज़ीन को दे दिए जाए, 40 एकड़ पे प्लान्ड सोसाइटी बना दी जाए। तो शायद शहर के मामला बेहतर हो सके। ठीक है, लेकिन कमर्शियल जो फ्लैट्स इस वक्त बन रहे हैं विदाउट एनी मास्टर प्लान, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो यूटिलिटीज है, बिजली की कमी है, इसके अलावा आपके गैस कनेक्शन का प्रॉब्लम है, पानी की कमी है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स आप लोग बनाते जा रहे हैं लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो और एक हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोड पड़ रहा है। ये तासुर गलत है कि हाई राइज बनाते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी लगाई हुई है इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग्स का नाम लेके, पानी के कनेक्शंस को देख के। देखा यह जाना चाहिए कि अगर वो हाई राइज के बजाय लो राइज हो और वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल आबादी बढ़े तो गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे ही नहीं सकती। अगर नॉर्दर्न बाईपास पे आज सारे घर बन जाएं, पूरे सुपर हाईवे पे घर बन जाएं, तो क्या सरकार वहाँ बिजली पानी गैस पहुँचा सकती है? मुमकिन ही नहीं है। जिन इलाकों में बिजली पानी मौजूद है, अगर वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट पे रेशो के मुताबिक बिल्डिंग बन रही है वो अलाउ होनी चाहिए। हाँ, वहाँ के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो 1000 गज का घर है उसको तोड़ के उसके 12 फ्लैट बन जाते हैं, वो नहीं बनने चाहिए। असल वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उस पर कोई बात करता नहीं है। पोर्शन सिस्टम जो आजकल चल रहा है बड़ा जी, वो बिल्कुल बंद होने चाहिए, वो तोड़ने चाहिए। वो इलीगल एक्टिविटी है। रेजिडेंशियल प्लॉट पे कमर्शियल फ्लैट्स बना के बेचे जाते हैं, कानून उसका नक्शा पास होता है मकान का और उस पर फ्लैट बन के बिकते हैं। उस पर ना सुप्रीम कोर्ट बात करती है ना कोई इदारा बात करता है। ये जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिन पे बिल्डिंग्स बनती हैं, इससे लाखों नहीं, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी कहाँ है? कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह जो है इसके ऊपर एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन बन कैसे गए? बात सारी है कि बन कैसे गए। अब ये देखना तो जी हायर अथॉरिटीज़ का काम है कि वो कैसे बन गए, लेकिन वो नहीं बनने चाहिए थे और आइंदा भी नहीं बनने चाहिए। उस पर तवज्जो होनी चाहिए बजाय इसके कि हाई राइज बिल्डिंग्स को रुकवाया जाए। उससे लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। तो कराची के तमाम इंडस्ट्रीज़ उससे चलती हैं, 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ उससे वाबस्ता हैं। कंस्ट्रक्शन हाई राइज को अगर बंद कर देंगे और मकानात बनवाने हैं तो पूरा सुपर हाईवे हैदराबाद तक आबाद हो जाएगा 10 सालों में। M5 प्रोजेक्ट पे क्या कहेंगे? काफी डिवेलप हुई सुपर हाईवे से। सुपर हाईवे M9 जो बना है उससे M9 जी, उससे एक तो DHA सिटी, बहरिया टाउन, गुलशन मेमार, स्कीम 33 की प्राइसेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसके अलावा पूरी रोड इतनी शानदार बनी है कि राइट और लेफ्ट तमाम ज़मीनों में कम से कम 5 गुना का फ़र्क आ गया है पिछले 5 सालों में। और अब वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स भी आएंगी, शहर उस तरफ बढ़ेगा भी। और ये जो शहर में सिटी एरिया में जो कंस्ट्रक्शन हाई राइज की वजह से डिस्ट्रेस यूटिलिटीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, वो ख़त्म हो जाएगा आने वाले वक्त में। अच्छा, ये आपके ऑब्जर्वेशन जानना चाहूँगा, ये ग्रीन बस सर्विस, ग्रीन बस का जो ट्रैक पूरा बना है, क्या इसकी वजह से भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ी है उन इलाकों में जहाँ से गुजर रहा है? जी, बहुत फ़र्क पड़ा है। सुरजानी टाउन में मेन रोड पे कमर्शियल प्लॉट 400 गज का 60 से 70 लाख रुपए में मिलता था, जिस पे 4 मंजिल बिल्डिंग बन सकती है। वहाँ से जब से एक्टिविटी स्टार्ट हुई है वो 60-70 लाख का प्लॉट आज 3 से 4 करोड़ रुपए कीमत हो चुकी है उसकी। सुरजानी टाउन में मेन रोड पे। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तला फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। और जाता है कि जब अमन अमान हो तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, कंस्ट्रक्शन शोबा जो है इसको मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता है। इससे एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इससे रिलेटेड हार्डवेयर की सनत हुई, पेंट की सनत हुई और दीगर सनतें जो हैं वो इससे तरक्की पाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में, ये एक्टिविटी जारी रहेंगी और एक मास्टर प्लान के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ, ये सारी प्रोग्रेस जो है वो आगे बढ़ेगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।